अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी याशर यासिर। मेरा नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दें कि हैदराबाद में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने कई अफराद को परेशान कर दिया है। ख़ास तौर पर जो शौहर हैं वो तो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि इस वाक़े में बीवी ने शौहर का गला काट दिया। थोड़ी सी बहस हुई, बहस के बाद आपने देखा कि शौहर सोने के लिए चला जाता है, हालत नींद में पहुंच जाता है, नींद के आगोश में पहुंच जाता है और फिर बीवी उठती है और किचन से एक छुरी लेती है और शौहर का गला काट दे देती है। तो बहरहाल शौहर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। लोग आते हैं, देखते हैं कि शौहर का गला कटा हुआ है और बीवी के हाथ में चाकू है, उससे खून बह रहा है। और फिर जब उसे अस्पताल लिया जाया जाता है तो शौहर वहाँ दम तोड़ देता है। तो ये वाक़या कोकापेट में पेश आया, हैदराबाद के मुज़ाफ़ती यानी सबब में ये वाक़या पेश आया है, लेकिन अब तो वो इलाका भी हैदराबाद में शामिल हो चुका है। तो बहरहाल हैदराबाद कदर वसत इख्तियार करता जा रहा है कि यहाँ पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मक़ामात से लोग यहाँ पर आकर यहाँ पर रोज़गार हासिल कर रहे हैं और यहीं पर यानी मुक़ीम होते जा रहे हैं। बहरहाल जिस जोड़े की हम बात कर रहे हैं वो है बोबोरा किशन ज्योति बोरा। ये दो मियाँ बीवी जो हैं आसाम से हैदराबाद आए थे और तामीराती मज़दूर के तौर पर काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे। मामूली बात पर बहस व तकरार हुई और उसके बाद शौहर जब सोने चला गया, जैसे ही हालत नींद में पहुंचा, बीवी ने उसका गला काट दिया। ये हैदराबाद से खबर है, लेकिन अगर कौमी सतह पर खबर देखेंगे तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह मुस्लिम नौजवानों को, बेकसूर नौजवानों को फंसाया गया है दिल्ली फसादात के सिलसिले में। हालाँकि दिल्ली फसादात के सिलसिले में आप देखेंगे कि 60 के करीब लोग अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए थे और उन फसादात में मुसलमानों का जानी व माली नुकसान हुआ था। लेकिन क्या पुलिस ने, विश्व हिंदू परिषद, क्या पुलिस ने आरएसएस, क्या पुलिस ने बीजेपी, क्या पुलिस ने जो दंगा फैलाने वाले हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया? हरगिज़ नहीं किया। नुकसान मुसलमानों का हुआ जानी, नुकसान मुसलमानों का हुआ माली, और गिरफ्तारियाँ भी मुसलमानों की हुई है। और इस ज़िम्मन में एक घेर लिया गया उमर खालिद को, शर्जील इमाम को और दूसरे समाजी जहदकारों को, तलबा स्टूडेंट को। तो बहरहाल उनकी ज़मानतों की जो दरख्वास्त की समाअत होने वाली थी उसे मुलतवी कर दिया गया है। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि जानबूझकर इस तरह किया जा रहा है या फिर क्या मजबूरी है, पता नहीं है। तो ये खबरें हमारे पास है, लेकिन आलमी सतह पर अगर आप देखेंगे तो इसराइल की दरिंदगी का सिलसिला जारी है, जबकि इसराइल की हिमायत करने वाले अमेरिका ने मुसलसल उसके खिलाफ ही नहीं बल्कि 2 रियासती हल और जंग बंदी के लिए जो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश की गई थी और उस करारदाद की तायद में 15 में से 14 अरकान ने तायद की थी, लेकिन अमेरिका ने उस करारदाद को वीटो कर दिया है। अब अमेरिका ये चाहता है, आप देखिए कि अमेरिका ये कहता है कि हम जंगबंदी चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। अगर आप अमन चाहते हैं तो फिर जंगबंदी की जो करारदाद मंजूर की गई है अक़वाम मुत्तहिदा में, उसे वीटो करने का क्या हक़ है? वैसे भी हमारे यासिर, आप देखेंगे कि अमेरिका को या बड़ी ताकतों को जो वीटो पावर दिया गया है वो वीटो पावर ख़त्म कर देना चाहिए। आप आसमान से नहीं उतरे कि आपको वीटो पावर दे दिया जाए। आप अगर वीटो पावर देना है तो फिर बारी बारी सबको देना चाहिए वीटो पावर। अमेरिका को या चीन को या जर्मनी को या फ्रांस को या 5 बड़े ममालिक को आप वीटो पावर दे देंगे तो ये तो बिल्कुल गलत है। और ये रूल भी अक़वाम मुत्तहिदा का बदलना चाहिए, नहीं वरना मैं तो समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा एक मुर्दा बॉडी बन गई है, एक मुर्दा जिस्म हो गया है, इदारा बन गया है और इस इदारे को तहलील भी कर देना चाहिए। देखिए, वन साइडेड होता है ना, अगर वीटो पावर का मामला आता है सामने तो ऐसा लगता है कि चीज़ें वन साइडेड हो रही हैं। अभी हमने देखा कि 700 कुछ दिन हो गए हैं गाज़ा में जो चीज़ें चल रही हैं इसको लेकर के, लेकिन वहीं जब यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही थी तो हमने ये देखा था कि कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने यूक्रेन के समर्थन में रशिया को बैन किया था। चाहे वो फुटबॉल टीम हो, चाहे वो फुटबॉल का फीफा हो, उसने जो रशिया को बैन कर दिया था। लेकिन यहाँ पे इजराइल को कोई बैन नहीं कर रहा किसी भी तरह से। और वीटो पावर की जो आपने बात की उसमें जब 5 बड़े जो वो हैं उनको जब दिया जाएगा तो वो जिसके समर्थन में उसी को वो सपोर्ट करेंगे अपने। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि जब यूएन की बात आती है सामने तो बिल्कुल आपने सही कहा कि यूएन एक मुर्दा वो नज़र आता है कि वो कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं रह गया है कि वो अपने हिसाब से कोई फैसले ले सके। हालांकि कई बार वहाँ से क्या बोलते हैं नेतन्याहू को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बोली गई, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी कोई भी असर नहीं हुआ। और जिस हिसाब से आपने बात की कि
किस तरह से चीज़ें वहाँ गाज़ा में चल रही, गाज़ा के लोग जो हैं वहाँ पे 2 स्टेट का जो चीज़ें थी वो भी होने की कोशिश हुई। उसमें भी हमने देखा कि जो चुनाव हुआ था उसमें 142 वोट्स मिले थे, लेकिन उसके बाद फिर जो वीटो का मामला सामने आया या और जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे वो चीज़ें सही होती नज़र नहीं आ रही। लेकिन किस तरह से वहाँ से लोग अब जो है छोड़ के जा रहे हैं और वो छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी। तो आप ये भी देखिए कि बहुत सारे लोग 716 या कुछ दिन हो गए हैं कि वो लोग उसी चीज़ में जूझ रहे हैं। अब उनको निकलने का थोड़ा सा मौका मिला है तो वो निकल करके जा रहे हैं बाहर कि हमें यहाँ से कम वहाँ एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। तो यही चीज़ तो चाह रहे थे वहाँ के लोग, क्या बोलते हैं, इजराइल के, कि ये निकलेंगे तो हम वहाँ पे जा कर के अपने हिसाब से उसको जो है तैयार करेंगे, अपने हिसाब से वहाँ चीज़ें चलाएँगे। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये भी खड़ी होती है कि अभी हमने देखा कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का एक क्या बोलते हैं मुआहदा हुआ था। उससे पहले जो है जितने भी यूएई के देश हैं उन सब ने जो है एक अपनी मुत्ताहिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक उनकी काउंसिल हुई थी जिसमें कहा गया था अगर कोई भी ऐसी चीज़ की जाएगी कतर के ऊपर तो फिर हम उसका बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि जब आप पे चीज़ें आ रही हैं तो आप ये बात करें, लेकिन जब यही चीज़ें 700 कुछ दिनों से गाज़ा में चल रही तो उस पर आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। और ये अब कहा जा रहा है कि अगर कोई भी ऐसी हरकत सऊदी अरबिया या कतर या यूएई के किसी भी उसमें की गई तो हम सब साथ मिल के लड़ेंगे, उसके लिए हम जो है किसी को बख्शेंगे नहीं। लेकिन इतने दिनों से वहाँ चल रहा है, आप में से किसी ने भी कुछ नहीं किया। एक कतर है जो बीच बीच में बात करने की कोशिश करता है, उसको मीडिएटर के तौर पे यूज़ किया जाता है, लेकिन वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होने के बाद अब वो भी आगे जो है कोई भी कार्रवाई करने से पहले 10 बार सोचेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक ख़तर पर हमले का सवाल है उसके बाद आपने देखा कि आलम अरब, आलम इस्लाम किस तरह मुत्तहिद हो गया और फिर ख़तर के दारुल हुकूमत दोहा में जमा हुआ और आपने देखा कि एक दूसरे के हाथ थामे वो इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहे थे, इसराइल की मजम्मत कर रहे थे। लेकिन आपको मजम्मत करने से कुछ होने वाला नहीं है। इसराइल को सबक सिखाना चाहिए मुत्तहिदा तौर पर, मुश्तरका तौर पर, तब कहीं जाकर वो फ़लस्तीनियों का कत्ल आम रोकेगा। अगर ख़तर पर हमला करता है तो सब जो हुक्मरान हैं वो जो मुत्तहिद हो जाते हैं, तो फिर इसराइल जिस तरह दरिंदगी का मुजाहरा करते हैं, फ़लस्तीनियों का कत्ल आम कर रहा है, उनकी कत्ल उनकी नस्ल कुशी कर रहा है, उनकी नस्ली ततहीर कर रहा है, और उसे रोकने के लिए ये मुत्तहिद क्यों नहीं होते, ये सबसे अहम बात है। अगर आज 57 इस्लामी व अरब ममालिक OIC के जो अरकान हैं मुत्तहिद हो जाते हैं तो यकीन मानिए कि अमेरिका हो या अमेरिका की दुनिया की सबसे जो भी बड़ी ताकत हो वो इनका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि इनके पास वसाइल है, इनके पास तेल है। अगर तेल भी अगर ये दुनिया को बंद कर देंगे तो फिर दुनिया के लिए परेशानियाँ होंगी। हो सकता है इनके लिए भी परेशानियाँ हो जाए, लेकिन आप मिल्लत मिट रही है, मिल्लत कट रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, ख़वातीन को कत्ल किया जा रहा है, उसके बावजूद भी आप खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है और यहाँ नहीं तो वहाँ ज़रूर पकड़े जाएंगे, आखिरत में ज़रूर पकड़े जाएंगे। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं रहा, बल्कि दुनिया में ही इस कदर इबरत का निशान बना रहा है अल्लाह ताला, इस इबरत का कि यानी अलामत बनाकर दुनिया के सामने पेश कर रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। हम आते हैं इसराइल और फ़लस्तीन के मसले पर दोबारा, लेकिन एक खबर जो बहुत ही मैं समझता हूँ कि दर्दनाक खबर है। तेलंगाना के ज़िले महबूब नगर से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान यानी 30 साला नौजवान तालिब इल्म मोहम्मद निज़ामुद्दीन को सांता क्लारा जो पुलिस है अमेरिका में, उसने गोली मार कर शहीद कर दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि रूममेट से उस लड़के की लड़ाई हो गई थी, जिसके नतीजे में पुलिस ने मुदाखलत की और उसे गोली मार दी, जिसके नतीजे में वो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गया है। निज़ामुद्दीन के जो वालिद हैं मोहम्मद हसनुद्दीन को इस सिलसिले में उनके एक दोस्त से पता चला और फिर उन्होंने अमजदुल्ला खालिद जो एमडी के लीडर हैं उनसे दरख्वास्त की कि वो उनके बेटे की मैयत हैदराबाद लाने के इंतजाम करवाए और मरकज़ी जो वजारत ख़ारजा है उससे नुमाइंदगी करें। तो बहरहाल मरकज़ी वजारत वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से नुमाइंदगी की गई है और कहा गया है कि बराए मेहरबानी वाशिंगटन DC में जो हिंदुस्तानी सफारत खाना है उसे इन्फॉर्म करें और बच्चे की जो लाश है या मैयत है वो हैदराबाद और महबूब नगर वापस लाने के लिए इक़दाम किए जाएँ तो बेहतर होगा। तो बहरहाल नाज़रीन, हमारे जो बच्चे अमेरिका जाते हैं या दूसरे ममालिक जाते हैं वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं तो और कोई हादसे का शिकार होता है। हाल ही में एक मलकपेट का लड़का था जो अमेरिका में MS कर रहा था, वो एक हादसे का शिकार हुआ और अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गया है। तो बहरहाल अपने मुल्क में भी रोटी है, अपने मुल्क में भी सब कुछ है, उसके बावजूद भी हम इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ के जो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। आप देखेंगे मुसलमानों से कहीं ज़्यादा 90%
50% नॉन मुस्लिम्स खलीजी ममालिक जाते हैं, यूरोपीय ममालिक जाते हैं, मगरबी ममालिक जाते हैं और वहाँ पर वो भी मर खप जाते हैं। तो ये बहुत ही दर्दनाक मंजर होता है ख़ानदान के लिए। देखिए बिल्कुल सही बात है। अभी इससे पहले प्रोग्राम में भी हमने यही बात कही थी कि इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी है। आज आप एम्प्लॉयमेंट लेकर के आइए, लेकिन आपने ये कर रखा है कि धर्म के नाम पे आप राजनीति कर रहे हैं। वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, और यहाँ पे मंदिर बनेगा, यहाँ मस्जिद बनेगा, इन सब चीज़ों पे आप बहस कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसके लिए आपने लोगों को छोड़ा हुआ है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो है वो शिक्षा है, और अगर वो शिक्षित होंगे तो वो फिर रोज़गार पाएंगे। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये भी है कि जब अगर वो उनको ये दिख रहा है पहले से कि हमें रोज़गार नहीं मिलने वाला है, तो फिर वो शिक्षा भी छोड़ते हैं। एजुकेशन छोड़ने व ड्रॉप आउट स्टूडेंट की संख्या साल दर साल जो है वो बढ़ती जा रही है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि 2014 से जब से देश में बीजेपी की सरकार आई है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं, उसके बाद से हमने देखा है कि ड्रॉप आउट की जो संख्या है साल दर साल वो जो है बढ़ती जा रही है। क्योंकि उनको यही लग रहा है, या उनके फैमिली वालों को भी यही लग रहा है कि अगर ये आगे मतलब 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, ये सब करने के बाद भी अगर जॉब नहीं लगी तो हम क्या करेंगे फिर। तो उनको 10th के बाद ही निकाल करके कोई ऐसा काम सिखा दे रहे हैं जिससे वो अपनी दुकान खोल ले रहे हैं। तो उनको थोड़ा ये आसानी है कि हमारा अपना काम है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि देश की सरकार आप 2014 से चला रहे हैं, आपको 11 साल से ज़्यादा हो गया है, अभी 11 साल कुछ महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक आप देखिए कि बेरोजगारी दर कितनी ज़्यादा गिरी है। यहाँ पे आप जो है एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट की जगह सिर्फ बयानात देते हैं कि अभी आप देखिए बिहार में जा रहे हैं, अब बिहार में ये कहेंगे कि सबको इतना रोज़गार मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन जब आप जीत जाते हैं, जीत करके सत्ता में काबिज हो जाते हैं, उसके बाद आप उन चीज़ों पर ध्यान देने के बजाय फिर ये देखते हैं कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं जिन पे शिकंजा कसा जाए। अगर किसी ने कोई बोर्ड लगाया हुआ है आई लव मोहम्मद के नाम से तो उसको हटाया जाए, उस पर जो है आप FIR कर लें। और अगर कोई लोग क्या बोलते किसी जुलूस में गए हैं, वो किसी दूसरे रूट से वापस आ रहे हैं, तो उनको पुलिस जो है क्या बोलते परेड करवाए मारे। ये सारी चीज़ें चल रही। आपका ध्यान तो सारा उधर रहता है, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाने में, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे साथ हिंदुस्तान में जितनी भी नॉन मुस्लिम आबादी वो हमारे साथ आ जाए। इसके लिए आप तरह तरह के हरकंडे अपना रहे। लेकिन जो चीज़ें सबसे अहम है कि देश तभी बनता है जब सारे लोग एक साथ होते हैं और सारे लोगों को उसी तरह का हक मिलता है। सबसे अहम चीज़ ये कि आप ये देखिए कि अभी हमने देखा कि गणेश विसर्जन के टाइम पे पूरी रोड बंद थी और लगभग 2 दिन तक वो चीज़ें चली हैं। उसके बाद आप देखिए बाहर निकल के कितना कचरा हो गया था, कितना टन कचरा निकाला गया है। ये खबरें तो हर न्यूज़ चैनल और हर आपको अखबार में मिल जाएंगी, वेबसाइट पे मिल जाएंगी, लेकिन उस पर किसी ने कुछ आपत्ति नहीं की। लेकिन वहीं अगर कोई अपना जुलूस लेके जा रहा है, कोई विशेष समुदाय जो है, और अगर वो जुलूस थोड़ा सा भटक जाता है तो उस पर आप कार्रवाई कर देते हैं, उस पर आप FIR कर देते हैं। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, दिल्ली की बात की जाए तो वहाँ पे अगर नमाज के लिए मस्जिद में लोग भर रहे होते हैं, थोड़ा सा वो चाहते हैं कि हम रोड पे आके नमाज़ पढ़ने, तो आप उन पे FIR कर देते हैं, उनको लातों से मार के उठाया जाता है सजदे की हालत में। तो ये सारी चीज़ें आप क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे आपका रीज़न ये कि आपके पास जो आपकी रणनीति वो सही नहीं है। आपके पास जो लोग हैं वो आपको उस तरह की सलाह नहीं दे रहे हैं। देश में रोजगारी क्या बोलते बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। देश में एजुकेशन सिस्टम जो है पूरा ख़राब हो रहा है, लोगों की स्कॉलरशिप्स रुकी हुई हैं, तो वो आगे पढ़ कैसे पाएंगे। देश में जो है आप देखिए हेल्थ के लिए जो चीज़ें की जाती हैं कि लोग जब सरकारी अस्पताल जा रहे हैं तो वहाँ पे डॉक्टर्स आपस में ही लड़े जा रहे हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक जो है क्या बोलते डिलीवरी होने वाली थी, वो 2 डॉक्टर्स आपस में लड़ रही थी। इन सब तरह की चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के लिए लोग कहते हैं कि इतना महंगा हो गया है, लेकिन वही प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उनकी अगर समस्या सुनी जाए तो आप यकीन करेंगे महंगाई जो है वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो जब नीट क्लियर करते हैं, नीट क्लियर करने के बाद भी उनको किसी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए डोनेशन एक जो है काफ़ी अच्छे अमाउंट देना पड़ता है डोनेशन के तौर पे। तो वो फिर क्यों नहीं आपसे पैसा लेंगे ज़्यादा? आप जो है इतनी सीटें बढ़ा दीजिए गवर्नमेंट स्कूलों के जो कॉलेजेस हैं कि जितने भी लोग नीट क्वालिफाई कर रहे हैं उन सबका दाखिला हो जाए। तो सस्ती पढ़ाई करेंगे तो आगे चल के वो जो है सस्ता इलाज करेंगे आपका, और आपके जो गवर्नमेंट जो क्या बोलते हैं मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी भी संख्या जो है अच्छी हो जाएगी डॉक्टरों की उसमें, और सबको इलाज मिलने लगेगा। लेकिन ये सब चीज़ों पे बात ना करने के बजाय आपने लोगों को छोड़ा हुआ है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसमें मुसलमानों को आप करके बात करनी है हमसे, और दूसरी चीज़ ये कि हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सकते हैं।
लड़ेंगे, कब्रिस्तान और जो है मस्जिद की बात चलेगी, मंदिर की बात चलेगी, शमशान की बात चलेगी, लेकिन मेन मुद्दे की बात कभी नहीं आती है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक तवज्जो हटाने का सवाल है, अक्सर चोर और डाकुओं के बारे में कहा जाता है कि वो आवाम की तवज्जो हटाकर उन्हें लूट लेते हैं, उन डिकैती करते हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर आप देखेंगे बैंकों में अगर कोई पैसे रकम लेकर निकाल कर जा रहा है, यानी विड्रॉ करवा कर, मनी विड्रॉ करवा कर निकल रहा है, तो उसके दो जो डाकू होते हैं या जो चोर होते हैं, रैज़न होते हैं, वो उसके करीब आते हैं, उसकी तवज्जो हटाते हैं, और फिर जब वो तवज्जो हटाते हैं वो यानी पैसे गिरा देते हैं या कुछ ऐसी वैसी चीज़ कर देते हैं, तो उसके बाद वो जो शख्स पैसे निकाल कर ले जाता है उसकी तवज्जो हट जाती है और ये लूट कर भाग जाते हैं। तो बहरहाल हमारी जो मुल्क में हो रहा है वो भी यही हो रहा है कि जो अहम जो मसाइल हैं, सुलगते जो मसाइल हैं, यानी बेरोज़गारी का मसला हमें दरपेश है, महंगाई का मसला हमें दरपेश है। यहाँ तक कि देखिए कि आप दालों की बात करते हैं, अनाज की बात करते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं, तेल की बात करते हैं, चाहे वो खुर्दुनी तेल क्यों ना हो, तो उसकी बात करते हैं, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर महंगाई बढ़ गई है। आम आदमी अब दाल खाने के काबिल भी नहीं रहा है, और हद तो ये है कि भूख के मारे भी लोग मरने लगे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि कई ऐसे मनाजिर हमने देखा गया है, ख़ासतौर पर शुमाली हिंद में, और वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से ख़वातीन की ज़्रजगी जो है वो रास्ते में हो रही है, या फिर वो रास्ते में दम तोड़ रही हैं, या फिर किसी का बेटा मर जाता है, किसी की बेटी मर जाती है, किसी की बीवी मर जाती है, एम्बुलेंस में डेड बॉडी ना ले जाने की वजह से वो कंधों पर और कपड़े में लपेटे या साइकिल पर रखकर या रक्शे में रखकर ले जा रहा है। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ये देखना चाहिए, हुक्मरानों को ये देखना चाहिए, क्योंकि ये अंधे बहरे और गूंगे हो गए हैं, और अगर कोई हुकूमत है या कोई हुक्मरान है और कोई लीडर है तो उसे अंधा बहरा और गूंगा नहीं होना चाहिए, वरना उसे पॉलिटिक्स पे नहीं आना चाहिए था, उसे इख्तिदार में नहीं आना चाहिए था। ये सोचने वाली बात है। लेकिन सर सॉरी मैं रोक रहा हूँ कि जो आपने अभी बात की कि किसी की डेथ हो जाती है तो उसको एम्बुलेंस नहीं मिलती है, लोग कपड़े में बांध के झोले में रख के ले गए हैं सर। जी हाँ, ये भी वीडियो सामने आई हैं और काफ़ी दिल को दहला देने वाली चीज़ें सामने आई हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप बुनियादी चीज़ों पे काम ही नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे थे 2014 में कि जब मैं सत्ता में आ जाऊंगा तो चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफ़र करेगा। आज जूते पहनने वाला नहीं कर पा रहा है। अरे कर रहे हैं ना, हमारे वज़ीर-ए-आज़म तो पूरा वही कर रहे हैं ना वो, उसके अलावा और कौन कर रहा है सर? आपने टिकट इतने ज़्यादा महंगे कर दिए। आप ये कहते हैं कि हम इतनी ट्रेनें चलाएंगे बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन वो ट्रेनें सिर्फ कागज़ पे होती हैं, कहीं भी नहीं आती हैं। और सबसे बड़े चीज़ जो है कि बहुत सारे अभी इलाके ऐसे हैं हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो नॉर्थ हो, ईस्ट हो, साउथ हो, कुछ भी हो, हर जगह कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी भी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। उसके लिए आपने रोड्स नहीं बनाई हैं। अभी हमने देखा 2 दिन पहले नितिन गडकरी जी का एक बयान सामने आया था, इसमें उन्होंने कहा था कि जो क्या बोलते हैं अरब ममालिक के किसी उसने बोला था कि आप इनको हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कर दो कुछ दिनों के लिए। अरे आप हिंदुस्तान में तो अच्छा काम कर लीजिए पहले। आप यहाँ हर जगह जितने भी एनएच से मिलते जुलते रोड हैं उन सबको बनवा दीजिए ताकि वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँच जाए। वहाँ के बच्चे आप देखेंगे काफ़ी जो है नदी पार करके स्कूल जाते हैं, किस हालत में स्कूल जाते हैं। तो सबसे अहम चीज़ ये कि आप बुनियादी चीज़ों पे काम नहीं कर, आपका काम ये है कि देश के प्रधानमंत्री का आज बर्थडे है तो बस देश में कोई खून दे रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई सफाई कर रहा है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं, कोई रोज़गार नहीं दे रहा है आपको, कोई जो है सड़कें नहीं बनवा रहा है आपके लिए, कोई उन बच्चों के लिए पुल नहीं बनवा रहा है जो रस्सी पकड़ के नदी पार करके स्कूल के इस साइड से उस साइड जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं। उन सब चीज़ों पे काम होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, उनकी हुकूमत के 11 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है और आपने देखा कि महंगाई किस कदर बढ़ गई है। ऐसे में ये दावे करना कि मुल्क तरक्की कर रहा है, विकसित भारत यानी तरक्की याफ्ता भारत का नारा लगाना, चौथी अर्थव्यवस्था, बिल्कुल ये भी उन्होंने कहा है कि हम हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है या माशी ताकत है, वो भी गलत है। क्योंकि आपने देखा अगर ये चौथी बड़ी मईशत है तो 80% लोग राशन का जो चावल है इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, खुशी से ले रहे हैं वो, हमें दिया जा रहा है। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक हमारे शहर हैदराबाद का सवाल है या तेलंगाना का सवाल है, आप देखेंगे न सिर्फ हैदराबाद तेलंगाना बल्कि मुल्क की दीगर रियासतों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। ख़ासतौर पर उत्तराखंड वगैरह में तो आपने देखा कि किस तरह मिट्टी के तोदे खिसकने के नतीजे में तबाही बर्बादी हुई है। और वहाँ देखिए जहाँ पर जुल्म होता है वहाँ पर तबाही व बर्बादी भी आती है। कुदरत आफात समावी की शक्ल में इस तबाही को लाती है, ये यकीनी तौर पर है और ये फितरी अमल भी है। तो लेकिन जहाँ तक आप देखेंगे तेलंगाना में देखेंगे कि बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में ख़ास तौर पर
महकमे मौसमियात ने कहा है कि आज भी यानी जुमे को भी शदीद और सैलाबी बारिश होगी और लोगों को एहतियात बरतने का मशवरा भी दिया गया है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हबीबनगर अफजल सागर जो नाला है उसमें 2 नौजवान बह गए थे, इसमें से एक की लाश तो मिल गई है। और फिर आपने देखा कि चारशंबे की रात 11:30 बजे सिकंदराबाद में एक यानी कवाड़ीगुड़े की तरफ जो वाक़या पेश आया, मोहम्मद शरफुद्दीन नामी एक नौजवान अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गया। तो कभी भी आप देखिए कि अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो उन मुकामात पर मत जाइए, उनके करीबी मत बच जाइए जहाँ पर नाले वगैरह होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मत जाइए। और आपने भी कल इस बात को बोला था और हमने भी यही सुना वीडियो में कि ये करने क्या कहते हैं वहाँ पे। सबसे अहम चीज़ ये है कि आपको अपनी जान से ज़्यादा कुछ भी अहमियत नहीं है, ठीक है। जी जी। कल भी हमने इसी बात को दोहराया था कि भाई आपको गवर्नमेंट 4 लाख रुपए दे देगी, 5 लाख रुपए दे देगी, लेकिन आप तो दुनिया से चले गए हैं ना। आपके बाद आपकी फैमिली का क्या होगा ये आपको भी नहीं पता है, ना ही किसी को पता है। तो सबसे अहम आपकी ज़िंदगी है। आपकी अगर ज़िंदगी रहेगी, आप कम तनख्वाह भी पा रहे हैं तो भी आप जो है उसको सर्वाइव कर सकते हैं किसी तरह से, लेकिन अगर आप ही नहीं रहेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसी वजह से हमने देखा कि IMD ने आज भी अलर्ट जारी किया और ये कहा है कि लोगों को निकलने से पहले IMD की वेबसाइट चेक करनी चाहिए, अपडेट चेक करना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे बारिश होने के इम्कानात हैं। और जहाँ पे इस तरह के नाले खुले होते हैं और पानी का फ्लो ज़्यादा होता है तो उस एरियाज़ में, उस जगहों पे जाने से थोड़ा परहेज़ करें, क्योंकि कल भी हमने देखा शाम में जिस तरह से बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई थी और उसके बाद नदी जो नाले थे या फिर जो रोड थी वो कहीं ना कहीं नदी में बढ़ती तब्दील होती दिख रही थी। उसके बाद रात में फिर 2 बजे करीब बारिश हुई है, उसमें भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया था। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि आप जो हैं निकलने से पहले, और सबसे पहले तो गैर ज़रूरी हो तो आप निकलें ही ना घर से अगर बारिश हो रही है। वहीं अगर आप निकल भी रहे हैं तो आप उन रास्तों का चयन करें निकलने के लिए, उन रास्तों को चूज़ करें जहाँ पे पानी कम हो या फिर वहाँ पे उस तरह से फ्लो ना हो। बिल्कुल आपने सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, हम लंदन लिए चलते हैं आपको, और आपको बता दूं कि लंदन में फ़लस्तीनियों की तायद में एक मौसीक़ी-रेज़ कंसर्ट यानी मौसीक़ी-रेज़ प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था और $2 मिलियन जमा किए गए हैं। कोई मामूली बात नहीं है। आप अंदाज़ा कीजिए, हम सलाम करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को जिन्होंने फ़लस्तीनियों की तायद में ये मौसीक़ी-रेज़ प्रोग्राम मुनक़िद किया था। आप अंदाज़ा ये भी कीजिए कि सदर ट्रंप भी बरतानिया के दौरे पर हैं और उन्होंने कल जिस तरह की बकवास की और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के बारे में, गज़ा को हथियाने के बारे में, तो ये बहुत ही शर्मनाक मैं समझता हूँ कि ट्रंप का बयान है और ट्रंप को अपनी सोच फ़िक्र बदलने की ज़रूरत है। आप इस कदर फैसले, गलत फैसले करते हैं, इस कदर यानी छोटे बच्चे भी नहीं करते, इस तरह की गुफ्तगू करते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से और ऐसे मुकामात से जहाँ पर आपको मुँह खोलने के लिए बहुत ही सोच समझ कर खोलना पड़ता है, लेकिन आप खोल देते हैं। एक तरफ खोलने वाला है मुँह बेचारा और दूसरी तरफ हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपना मुँह ही नहीं खोलते। तो बहरहाल चाहे कितने भी मसाइल आओ, तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूँ कि इसराइल की दरिंदगी का सिलसिला जारी है और पिछले चंद घंटों में 50 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है। क्या मैं समझता हूँ कि क्या दुनिया अंधे हुए है, ख़ासतौर पर ट्रंप की बसारत महरूम यानी मुतासिर हुई है या फिर क़ुव्वत समाज से वो महरूम हो गए हैं, और या आप देखेंगे फिर यानी क़ुव्वत गोवाई उनकी छीन ली गई है कि वो फ़लस्तीनियों के बारे में कुछ नहीं बोलते और अजीब व गरीब बकवास करने लगते हैं, हमास के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं, जबकि कातिल तो इसराइल है ना। कातिल इसराइल है और कातिल को इस वजह से नाम नहीं लिया जाता है क्योंकि कातिल उनसे हथियार ख़रीदता है और जिससे उनका फ़ायदा होता है। जी जी। वही हमने अभी जो बात की थी अपने कि किस तरह से जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था तो उस दौरान रशिया को हर जगह से बाइकआउट कर दिया गया था, कई जगहों से बाइकआउट किया गया था, लेकिन यहाँ पे इजराइल को बाइकआउट नहीं किया जा रहा है। और जिस तरह का आपने अभी बोला कि कल जो एक जलसा वहाँ हुआ था, क्या बोलते हैं, मौसीकी का प्रोग्राम जो हुआ था, उसमें हमने देखा कि बड़े बड़े वहाँ के एक्टर्स और जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो आए हुए थे और सब ने एक ही सुर में ये बोला था कि इजराइल जो है वो गलत काम कर रहा है, बच्चों को कत्ल कर रहा है, ख़वातीन को कत्ल कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बहुत शर्म की बात है कि हमारी दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो बहुत पावरफुल हैं लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रही हैं, ना UN कुछ कर पा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। अमेरिका तो साथ में ही आपके, वो तो कुछ करेंगे ही नहीं क्योंकि उनको आपसे फ़ायदा हो रहा है, आपको उनसे फ़ायदा हो रहा है कि आप उनको ढाल की तरह यूज़ कर रहे हैं, वो आपको ढाल की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो इससे अभी जो चीज़ें हुई क़तर में, उससे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको सबक लेना चाहिए और आगे आकर के नेतन्याहू के ख़िलाफ़
बात करनी चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। और आप अगर इतने मजबूत हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने बोल दिया है कि मैं सिर्फ तेल के उस पर नहीं जी रहा हूँ, मेरे और भी चीज़ें हैं, तो जब आप तेल के उससे नहीं जी रहे हैं, आपके पास और भी चीज़ें, तो आप आकर के गजा वालों को सपोर्ट कीजिए, फ़लस्तीन का सपोर्ट कीजिए और वहाँ पे जाकर के लोगों से मिलिए और जो नेतन्याहू है उनको कहीं ना कहीं साइड करने की कोशिश करिए। आप देखेंगे कि सऊदी अरब को भी निशाना बना सकता है इसराइल, और सऊदी अरब फिल वक्त जैसा शेर का शिकार करने के लिए बकरी के बच्चे को बांधा जाता है, वो पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद कर रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी आयशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।